वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं डॉक्टर संजन कुमार आपके लिए तैयार हूं आज फिर से एक विशेष क्लास को लेकर। नॉर्मल करंट अफेयर्स की क्लास आज नहीं है। आज मैं एक विशेष आर्टिकल को डील करने वाला हूं जो इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ था पिछले दिनों, और उसमें एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को यहां पर उठाया गया था। खास करके अब जब आप देखते हैं कि अफगानिस्तान में रूस, चीन और उसके भाई पाकिस्तान सब लोग साथ मिलकर के यहां पर अपनी पींगें बढ़ा रहे हैं, यानी अपनी स्थिति को मजबूत करने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसे मौके पर थोड़ा सा यह समझने की जरूरत हो जाती है कि वास्तव में यहां पर रूस की क्या भूमिका होती है। रूस एक बार खुद अफगानिस्तान से बाहर निकल चुका है। रूस को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था जब रूस अफगानिस्तान में आया था। तो क्या अब रूस केवल अफगानिस्तान के मामले में सोच रहा है, या रूस आगे भी बढ़ रहा है, वहां से हिंद महासागर की तरफ भी आने की कोशिश कर रहा है? अभी तक हिंद महासागर जो क्रीड़ा स्थल हुआ करता था, युद्ध स्थल तो नहीं कहेंगे, खेल का मैदान हुआ करता था भारत सहित क्वाड देशों का और ऊपर से चाइना का, अभी तक मेनली यही ताकत यहां पर मौजूद रहे थे। अब यहां पर रूस भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाह रहा है और उसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि लगभग 2 वर्षों से आपका 2 वर्षों से तो कहने का संदर्भ है, यह तो संदर्भ वैसे 5-6 वर्ष पुराना भी हो जाता है। इन दिनों रूस ने काफी तेजी से अपनी गतिविधियां बढ़ाई है, और यहां पर इन गतिविधियों को बढ़ाने में जो सबसे बड़ा रोल निभा रहा है वह चाइना निभा रहा है। तो भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण हो जाता है। अगर अकेले खाली कर रहा होता रूस तो भारत के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि भारत हमेशा बहुपक्षीय संधियों का, बहुपक्षीय व्यवहार का, बहुपक्षीय व्यापार का समर्थक रहा है। अपने विदेश नीति में, अपने आईआर में पढ़ा था। ये टॉपिक आपका आईआर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। है तो करंट अफेयर्स का, लेकिन आईआर में इसको बेहतरीन तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसलिए मैंने आज जब मौका था कि आपसे सीधे रूबरू नहीं हो पाऊंगा, तो यहां पर आपके लिए मैंने यह टॉपिक चुना है। ध्यान रखिएगा, जल्दी से आधे पौने घंटे के अंदर हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज करंट अफेयर्स का प्रेशर आपके ऊपर नहीं है। तो आप सबको बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिएगा और अब मनन करने की कोशिश कीजिएगा कि वास्तव में वैश्विक राजनीति किस प्रकार से चलती है। वैश्विक कूटनीति की धारा कब कहां प्रवाहित होने लगे, कहना मुश्किल होता है। हालांकि इसके आर्थिक परिप्रेक्ष्य होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भौगोलिक परिप्रेक्ष्य भी होते हैं जो कि कूटनीतिक विचारधारा को प्रभावित करते हैं। जरा देखते हैं, और सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है वह आपको दिया जाता है। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर संजन कुमार हुआ, और यहां पर टॉप जितने भी एजुकेटर हैं सभी यहां पर उपस्थित होते हैं आपको पढ़ाने के लिए। जितने भी टॉप एजुकेटर हैं सभी यहां पर आपको उपस्थित होते हैं पढ़ाने के लिए, और इसी क्रम में मैं भी यहां पर पढ़ाता हूं। कुछ यहां पर मैं बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। जो टॉप एजुकेटर हैं सभी हाजिर होते हैं यहां पर। आपको पता है कि आपके यहां से, आपके प्लेटफॉर्म से सिक्योर किया गया है ऑल इंडिया 2 रैंक, लेकिन केवल अकेले नहीं है जागृति जी, और भी बच्चे हैं यहां पर जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। ऑल इंडिया 9 रैंक को, ऑल इंडिया 2 रैंक को, 10 रैंक को, 13 रैंक को, 14, 15 एंड 20। आउट ऑफ 20 में से 7 रैंकर्स ऐसे हैं जो आपके ही इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, आपके जैसे ही लर्नर्स हुआ करते थे। रैंकर्स इन टॉप 20 7, रैंकर्स इन टॉप 50 15, और रैंकर्स इन 761 169 प्लस रिजल्ट आपके पास आ जाता है ओवरऑल। सभी से आपको रूबरू होने का भी मौका मिलेगा। ध्यान रखिएगा, सभी से आपको रूबरू होने का भी मौका मिलेगा। मैं डॉक्टर संजन कुमार हूं, आपके लिए हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ाता हूं एग्जाम मेड इजी चैनल पर। यह मैं पढ़ाता हूं आपको 5 PM में। यहां पर अभी एंशिएंट चल रहा है, जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल के हिसाब से नहीं, बल्कि अभी तो जनरल स्टडीज के हिसाब से चल रहा है। करंट अफेयर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी CSC हिंदी जो आपका चैनल है उस पर मैं पढ़ा रहा हूं। पीटी और मेंस यहां पर होता है। ये जो चलता है ये 6 AM में चलता है, ध्यान रखिएगा 6 AM एकदम बिल्कुल सुबह चल रहा होता है। ऐसे वीकली एवरी वेडनेसडे को हम लोग करते हैं 3 PM में, ये एप्लीकेशन पर होता है। और संजन लाइव आपका कोड होता है, जबकि आपको 10% की छूट दिलाने के लिए दिया गया है। और संजन कुमार, डॉक्टर संजन कुमार _ अनअकैडमी है जो आपको दिया जाता है टेलीग्राम चैनल, ताकि आप यहां से PDF वगैरह प्राप्त कर सकते हैं या कार्यक्रम की सभी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि कुछ प्रोग्राम की बात मैं कर रहा हूं, जो विशेष प्रोग्राम है, स्पेशल प्रोग्राम है, वह प्रोग्राम
आइकनिक प्रोग्राम हमारा होता है, बहुत ही प्रीमियम प्रोग्राम है। और आपके लिए, आप जैसे बच्चों के लिए जो दूर दराज में बैठे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको 1-to-1 गाइडलाइन देने के लिए, यह पर्सनल गाइडेंस के लिए यहां पर प्राप्त यह कार्यक्रम बनाया गया है। जब भी टेस्ट एनालिसिस होता है तो आपको टॉप एग्जाम एक्सपर्ट्स के साथ मिलने का, बात करने का मौका लगता है, ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को जांच सके। लाइव क्लासेस है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, अनलिमिटेड एक्सेस है, वीकली टेस्ट, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, एवरीथिंग आपका इस कोर्स के अंदर इंक्लूड हो जाता है। इससे बढ़िया कोर्स मुश्किल हो जाता है। आप जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए ऐप पर, गूगल प्ले स्टोर पर, तो आपको दोनों कोर्स दिखाई देंगे। जो प्लस कोर्स हमारा नियमित कोर्स होता है, उसमें 12 मंथ में 44,000, 24 मंथ में 64,000 एंड 36 मंथ में 81,000 का गुरु दक्षिणा आपको देना पड़ेगा। और यहां पर आप जाएंगे, इस साइट का जो दिया जाता है ना, इसलिए दिया जाता है कि आप जब कोड यहां पर अप्लाई करेंगे तो आपको एक्चुअल में यही आ जाएगा। और यही कोड जब अप्लाई करेंगे तो आइकनिक प्रोग्राम में भी आपको 12 मंथ के लिए 67,000, 24 मंथ के लिए 1,04,000 और 36 मंथ के लिए 1,38,000 ही आपको देने होते हैं। 10% की आपको स्पेशल रिबेट मिल जाती है, ध्यान रखेंगे सभी बातों को। और यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल के लिए भी हम इसी प्रकार से ऑफर करते हैं, आफ्टर 10% डिस्काउंट, जो कि आप कोड डालने पर प्राप्त करते हैं। 36 मंथ के लिए केवल 1250 रुपए में, इससे महंगा आप शर्ट पहनते हैं। 24 मंथ के लिए 1500 में, और 12 महीने के लिए आपको केवल 2063 रुपये में ही यह कोर्स मिल जाता है ऑप्शनल का। सभी ऑप्शनल आपके लिए फ्री हो जाते हैं। ये लाइव क्लास का फीचर है, जहां मैं निबंध पढ़ा रहा होता हूं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा होता हूं, उसी की का फीचर है। यहां पर आप इंटरेक्टिव क्लास लेते हैं, पोल फॉर द लर्नर्स, यानी कोई भी सवाल पूछना हो ट्रू फॉल्स के रूप में या एबीसीडी के रूप में, इवन एबीसीडी के रूप में, तो वहां पर आप इसका उत्तर दे सकते हैं ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। आप अपने हाथों को उठा करके लाइव क्लास में अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं और यहां कॉल कर सकते हैं। आपका ये क्लास कभी मिस नहीं होगा, क्योंकि आपको यहां पर हम नोटिफिकेशन पहले ही दे देंगे। लेक्चर नोट्स इसी क्लास के साथ मिलेगा, जो भी मैं डिक्टेट कराऊंगा सभी आपको वहीं पर ऑटोमेटिक सेव हो जाते हैं। और एनी टाइम एनी व्हेयर, कभी भी आप इस क्लास को प्राप्त कर सकते हैं। एनी टाइम एनी व्हेयर, कभी भी आप इसको ले सकते हैं। और वीकेंड करंट अफेयर्स का बैच आपका स्टार्ट होता है एवरी सैटरडे को होता है, जिसमें जितने भी टॉप एक्सपर्ट्स होते हैं सभी करंट अफेयर्स के विभिन्न प्रकार के चीजों को लेकर के खड़े होते हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए आज थे, और मैं यहां पर दूसरे स्लाइड के माध्यम से आपको बताता हूं कि आज जो टॉपिक आपका है वह क्या रहा है। ये क्या रहा है टॉपिक, जिसे कि आज मैं आपको विशेष तौर पर बताना चाहता हूं। यहां पर कहा जा रहा है रसिया रिटर्न्स टू इंडियन ओशन। भारत के समुद्र में, यानी इंडियन ओशन का मतलब हिंद महासागर हो जाएगा, हिंद महासागर में रसिया रिटर्न हो रहा है अपनी हितों की सुरक्षा के लिए। जबकि यहां पर रूस का खास परिप्रेक्ष्य बनता नहीं है। हिंद महासागर से सदियों, लगभग बहुत दिनों से, प्रथम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो बिल्कुल भी, हमेशा उसने दूरी बनाए रखी है। लेकिन अब वह हिंद महासागर में एक प्लेयर बनना चाहता है। वह प्लेयर क्यों बनना चाहता है, जरा इसी की व्याख्या हम लोग करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में यह आर्टिकल प्रकाशित हुआ था। क्या कह रहा है जरा देखिए, इसमें जितने भी मामले हैं सभी को हम लोग देखेंगे। यहां पर थोड़ा मैप को देखिएगा, यहां पर क्या कह रहा है कि इंडियन ओशन आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है, और यहां पर आपको साउथ अफ्रीका से लेकर के मेडागास्कर से लेकर के सभी मोजाम्बिक वगैरह होते हुए सभी देशों की स्थिति गौर करिए। यहां पाकिस्तान भी आ जाता है, और ये तो कंप्लीट भारत आ जाता है। लेकिन भारत के साथ एक सटा हुआ देश है जिसको श्रीलंका कहते हैं। श्रीलंका को आप पहचानते हैं, बिल्कुल राम सेतु से जुड़ा हुआ है, जैसा कि माना जाता है धार्मिक तौर पर। पता नहीं जुड़ा है या नहीं जुड़ा, ये आपकी बात, लेकिन माना जाता है कि धार्मिक तौर पर यह राम सेतु ही हुआ करता है, और इस पर सेतु समुद्र परियोजना वगैरह का भी है। लेकिन परिप्रेक्ष्य हमारा वह नहीं है कि यह मैं बताऊं कि किस सेतु से जुड़ा हुआ है, यह तो बोलने के क्रम में मैंने बता दिया। अदरवाइज यहां श्रीलंका को देखिएगा, क्योंकि यह सबसे निकटस्थ पड़ोसी हो जाता है। और यहां पर आपका मालदीव भी है, जिसको कि आपको देखने की जरूरत होगी, क्योंकि ये जो हिंद महासागर के देश हैं छोटे छोटे, वो भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मान लीजिए श्रीलंका में आकर के कोई विदेशी जहाज बैठता है, या श्रीलंका के जल क्षेत्र में, मैंने आपको बताया था टेरिटोरियल आर्मी के हमारा क्या होता है, कंजिक्वेंस क्या होता है, हमारा विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, मैंने बताया था। और यहां पर जैसे ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश का भी यही क्षेत्र हो जाएगा, क्या इंडिया का भी यही क्षेत्र हो जाएगा। यानी एक समुद्री सीमा है, तो सभी देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्र इसी में तो बनेंगे ना, क्योंकि यह समुद्र सभी का है। तो यहां पर क्या इसकी अहमियत हो जाती है कि अगर श्रीलंका किसी ऐसे देश को इजाजत दे दे अपनी पनडुब्बियों को ठहराने के लिए,
जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है तो कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जहां तक भारत के आर्थिक अनन्य आर्थिक क्षेत्र हैं, ईजेड है, उससे कहीं नजदीक आपका श्रीलंका का तट हो जाता है। तो एक बहुत बड़े विवाद का कारण भी बन सकता है अगर भारत के पड़ोसी देशों के द्वारा, खास करके भारत जैसे बड़े देशों का सहयोग नहीं किया गया। तो यहां पर आप देखते हैं कि इस हिंद महासागर को रूस भी अपना घर बनाना चाहता है। और रूस है कहां, जरा इसको भी देख लेते हैं कि ये रूस है कहां से आना चाहता है। रूस अगर आना चाहता है तो यहां से आना चाहता है। आप कहां से आना चाहेंगे, ये हिंद महासागर है, यूरोप का एरिया देख रहे हैं, ये जो एरिया है आपका, ये एरिया पूरा क्या है, हिंद महासागर हो जाता है। और रूस जो आना चाहता है इस एरिया से आना चाहता है। पहले भी रूस यहां पर आने की कोशिश करता रहा था, लेकिन उसका जो रूट हुआ करता था वह आता था अफगानिस्तान के रास्ते। अफगानिस्तान तक उसने अपनी सत्ता को स्थापित भी किया हुआ था, लेकिन बाद में कई जो यही तालिबान भाई साहब सब है, इनकी वजह से क्या होता है, उनको यहां से हटाना पड़ा था। उस समय अमेरिका ने तालिबान को बहुत अधिक सहायता प्रदान की थी ताकि रूस को वहां से खदेड़ा जा सके, रूस को हटाया जा सके। ध्यान रखिएगा, वह काल शीत युद्ध का दौर चल रहा था, वह काल शीत युद्ध का था। यहां पर आना चाहता है। दूसरा जो रूट बनता है वह प्रशांत महासागर होकर के भी आ सकता है, प्रशांत महासागर होकर के भी आएगा, लेकिन इसमें इसको लॉन्ग रूट तय करना पड़ेगा। तो जैसे भी हो, रूस चाहता है कि अब इस एरिया में जहां की अभी तक अमेरिका और भारत बहुत प्रभावित तरीके से अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे हैं और चाइना के द्वारा घुसपैठ भी किया जा रहा है, क्यों ना यहां पर मैं भी इसको अपने खेल का मैदान बनाऊं। इसी पर यह आर्टिकल आधारित था, समझिएगा मैप के माध्यम से। क्या कहता है, संदर्भ है या इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित किया गया था, जो हिंद महासागर में रूस की बढ़ती हुई रुचि के निहितार्थों को समझाना चाहता है कि क्यों हिंद महासागर में रूस अपनी रुचि को बढ़ा रहा है। भारत के दृष्टिकोण से रूस की यह रुचि उतनी अधिक चिंताजनक नहीं होती यदि इस रुचि में केवल रूस होता, लेकिन जैसे ही चीन का सहयोग यहां पर मिलना प्रारंभ हो जाता है, भारत चिंतित हो जाता है, क्योंकि चीन की मंशा कभी भी भारत के लिए स्पष्ट नहीं रही है, या यूं कहें कि हमेशा निगेटिव ही रही है। चीन कभी भी अपने विस्तार, जब भी चीन भारत की तरफ सोचता है तो भारत के लिए सोचता है, तो वह गलत सोचता है, इसलिए उसको लगता है कि हमारी विस्तारवादी मानसिकता में भारत एक रोड़ा बन सकता है। यह नहीं कि विस्तार करने से रोक देगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज भी उठाएगा, जिसकी वजह से हमारी विश्वसनीयता संदिग्ध होती चली जाएगी। राइट, यहां पर चूंकि चीन शामिल है रूस के साथ, तो भारत के लिए एक चिंता की बात होती है। और चीन अगर शामिल है तो भाई साहब उसके पीछे तो आएंगे ही एक छोटे जो भाई साहब है, बहुत छोटे से कर्ज में दबे हुए भाई साहब है, क्या नाम है उनका, पाकिस्तान, वो भी आ जाएंगे। और भारत के लिए चाइना पाकिस्तान का गठजोड़ थोड़ा सा मुश्किल खड़ा करेगा, जैसा कि आपने देखा संघाई सहयोग संगठन में, जैसा कि आपने देखा तालिबान की सत्ता आने के बाद अफगानिस्तान में भारत के निवेश डूबते नजर आ रहे हैं। यहां पर रूस ने भारत को प्रोटेक्शन नहीं दिया क्योंकि उसे चाइना और पाकिस्तान के साथ अपने हित ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मौके पर रूस का हिंद महासागर में आना एक नए कूटनीतिक संकेत को जन्म दे रहा है, जो भारत के लिए चिंता का कारण बनेगा। इसी बात के विश्लेषण के लिए आज हम लोग बैठे हुए हैं। यानी हिंद महासागर में भारत के बिना तथा चीन के साथ, इस टर्म को समझिएगा कि भारत के बिना और चीन के साथ, भारत के बिना और चीन के साथ रूस का आना अपने आप में क्या होगा, एक बदलते कूटनीतिक समीकरण को दिखाता है। और इन सभी बिंदुओं की चर्चा हम लोग यहां पर करने वाले हैं। इन सभी बिंदुओं की चर्चा करेंगे और इस बात की भी चर्चा करेंगे इसका क्या परिणाम होना है। यहां पर बताया गया है कि लंबे समय तक हिंद महासागर की भू राजनीति के लिए एकदम अदृश्य रूप में रहने वाला रूस अब फिर से प्रमुख शक्ति के साथ विवादास्पद समुद्री तट में समुद्री अभ्यास में शामिल हो रहा है। और हाल की 3 घटनाओं ने हिंद महासागर में रूस के बढ़ते रणनीतिक हित को यहां पर दिखाया गया है। जैसे हाल के दिनों में अनेक ऐसे मौके आए हैं जहां पर रूस ने भारत और हिंद महासागर दोनों के प्रति भारत के रुख से अलग रुख अपनाया है। कई ऐसे मौके हैं और कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें चीन तो शामिल है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है। यानी भारत को चारों तरफ से घेरने की बात हो रही है। यहां पर अब सबसे अगला टारगेट अफगानिस्तान के बाद जो होने वाला है वह बांग्लादेश होने वाला है। बांग्लादेश में जानबूझ करके कट्टरपंथी ताकतों को उभारना, जैसा कि आपने देखा शेख हसीना सरकार ने कट्टरपंथी ताकतों पर बहुत हद तक काबू किया था, लेकिन फिर हाल के दिनों में आप यह भी देखेंगे वहां पर कट्टरवादी ताकतें थोड़ी सी हावी होती जा रही है। ये ऑब्वियस है कि इससे बांग्लादेश के विकास में बाधा उत्पन्न होगी। बांग्लादेश की छवि जो बनी थी विकास की, वह धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। लेकिन बांग्लादेश अगर उसके गिरफ्त में आता चला गया
तो आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है, यानी सरकार के पास भी कोई विकल्प नहीं बचता है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं कि पहले पाकिस्तान को, बांग्लादेश को और अब अफगानिस्तान को भी भारत के खिलाफ शामिल करने की बात चल रही है। हाल के दिनों में कुछ प्रमुख घटनाएं देखेंगे जो कि हिंद महासागर में घटित हुई है, जो रूस के द्वारा किया गया है। बताया गया है कि कुछ दिनों पहले ही रूसी नौसेना का एक परीक्षण जो युद्धपोत था, परीक्षण पोत था पेरोकोप, वह श्रीलंका के हवनटोटा बंदरगाह पर पहुंचा। यह वही बंदरगाह है जहां चाइना अपनी अधिकारिता रखता है। और अक्टूबर महीने के अंत में क्या होता है, इस अक्टूबर नहीं पिछले, तो रूसी लंबी दूरी के ब्लैक जैक परमाणु बमबर्षकों ने दक्षिण अफ्रीका के लिए उड़ान भरी थी। और यह पहली बार है जब इन विमानों को अफ्रीका में तैनात किया गया है। अफ्रीका में तैनात करने का मतलब हिंद महासागर में तैनात करने के बराबर हो जाएगा। नवंबर, जो पिछला नवंबर हुआ था, उसी सप्ताह में हमने देखा कि केप ऑफ गुड होप के पास दक्षिण अफ्रीका के रणनीतिक जल क्षेत्र में अफ्रीका की नौसेना के साथ रूस ने सैन्याभ्यास भी किया था। और इसका नाम क्या था, मोइस नाम से एक नौसैनिक अभ्यास भी किया था। और पहली बार है जब 3 देश ब्राजील के साथ ब्रिक्स मंच के, जिसमें भारत भी साझेदार है, भारत को छोड़ करके ऐसे सैन्याभ्यास कर रहा होता है। इसका मतलब है कि दक्षिण अफ्रीका पर भी, अगर दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो रहा है, ब्राजील इसमें शामिल हो रहा है, तो भारत के बजाय वहां पर रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव को देखा जा सकता है। खास करके हिंद महासागर में जिस प्रकार से भारत की अहमियत है या भारत के हित छुपे हुए हैं, किसी भी देश को यहां पर सोचना चाहिए, भारत के खिलाफ नहीं जा सकते। अब तक हिंद महासागर में जो दिल्ली की बातचीत चीन के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित थी, जिसका समुद्री प्रोफाइल समुद्री क्षेत्र में बढ़ रहा है। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के साथ, इंडोनेशिया, सिंगापुर और अन्य आसियान देशों के साथ, खाड़ी के साथ साथ अन्य देशों में अफ्रीका का पूर्वी तट भारत के नौसैनिक सहयोग के लिए तेजी से विकसित हो रहा है। लेकिन अब जाकर के यहां पर मुश्किलें खड़ी होगी। भारत ने हाल ही में फ्रांस के साथ मिलकर के अपनी पनडुब्बी परियोजना को बढ़ाया है। आपने देखा ऑकस समझौता होता है, जिसके माध्यम से ऑस्ट्रेलिया को भी ताकतवर बनाया जा रहा है। लेकिन इस संभावना से आपको इनकार नहीं करना होगा कि यहां पर रूस भी अपने तरीके से आगे बढ़ रहा है और भारत के उन परंपरागत मित्रों के साथ आगे बढ़ रहा है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। भारत भी ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ इसी तरह की गहन भागीदारी विकसित करना चाहेगा। हिंद महासागर में रूस की वापसी अपेक्षाकृत हाल में हुई है और इसे मध्य पूर्व अफ्रीका में अपनी नई रणनीतिक सक्रियता के रूप में देखा जा रहा है। यानी रूस अब मध्य पूर्व अफ्रीका में अपनी सक्रियता को बढ़ाना चाहता है। और 5 दशक पहले एक उभरते हुए सोवियत रूस ने सुएज के पूर्व में ब्रिटिश वापसी के बीच हिंद महासागर में प्रवेश करने की मांग की थी। लेकिन ये बातें 1955 की हो जाती है और जब 1955 के बाद रूस यहां पर थोड़ा सा मुश्किल में पड़ा, फिर उसने कभी भी हिंद महासागर की तरफ नहीं देखा। लेकिन अब यह सवाल आता है कि ऐसे देशों के द्वारा जो हिंद महासागर के तट पर स्थित है, उनके द्वारा रूस का समर्थन क्यों किया जा रहा है। खाली हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के द्वारा नहीं, जो छोटे छोटे देश हैं, जैसे मान लीजिए सीरिया की बशर असद सरकार को किसने बचाया हुआ है, रूस ने बचाया हुआ है, नहीं तो अमेरिका कब का उसको कुचल चुका होता। ऐसे बहुत सारे देश है। ईरान किसके बदौलत बचा हुआ है, रूस के बदौलत बचा हुआ है, चाइना के बदौलत बचा हुआ है। तो ऐसे मौके पर जैसे कोरिया को देखेंगे, किसके बदौलत, रूस और चाइना के बदौलत अपना दमखम ठोकता है। और हुगोंग 8 मिसाइल का भी परिक्षेपण काल परसों आपने देखा था कि कर लिया है उसने। तो यह जो छोटे छोटे देश है जहां की हमेशा राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है, उस स्थिरता नहीं बल्कि राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है, वह रूस की तरफ एक टकटकी निगाह लगा करके देखता है कि रूस आएगा। अगर हमारे यहां जन आंदोलन होता है उसके बावजूद भी रूस हमें सहयोग देगा और जन आंदोलन को कुचल करके हमारी सत्ता को बचा देगा। मैं ये थोड़ी बातें रोक करके समझाता हूं। पहले यह समझिएगा कि 1955 में जिस रूस ने हिंद महासागर को छोड़ दिया था और मान के चल रहा था कि यहां पर मेरे लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि आना इसके लिए मुश्किल भी है, क्योंकि डायरेक्ट कोई रूट भी नहीं है। जब भी आएगा प्रशांत महासागर से होकर के, तो वहां खुद अमेरिका बैठा हुआ है। अटलांटिक महासागर के होकर के आएगा, वह तो पूरा हब ही बना है अमेरिका और यूरोप का। तो भारत उसके लिए एक भूस्थल ही बनता था, भूस्थल ही, यानी अफगानिस्तान होकर के ही भारत की तरफ या हिंद महासागर आ सकता था, जिसको कि अब वह बहुत ज्यादा प्रश्रय नहीं देता था, अब लेकिन दे रहा है। हिंद महासागर के क्षेत्र को शांत बनाने के लिए अधिक ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि अमेरिका ने ब्रिटेन को जल्द ही मुख्य सुरक्षा प्रदाता के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया और अमेरिका ने दोनों हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अपनी मजबूत किलेबंदी कर ली, जिससे रूस को यहां पर उभरने का मौका ही नहीं मिला।
सोवियत संघ ने भी 1970 और 1980 के दशक के दौरान हिंद महासागर में अपने सामरिक पदचिन्ह को विस्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन सोवियत संघ का आगे पतन हो जाता है। इसलिए आगे मॉस्को ने क्या किया, बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली। और अब जबकि रूस हिंद महासागर में वापस लौट रहा है तो रूस की महत्वाकांक्षा पर कई बुनियादी बाधाएं अभी भी बनी हुई है, लेकिन रूस इस दिशा में जरूर आगे बढ़ना चाह रहा है। खुद रूस में भी देखेंगे थोड़ा सा कुछ लोकतांत्रिक आंदोलन हो रहा है, हो सकता है कि वहां पर उसका भी एक इफेक्ट आएगा। उदाहरण के लिए रूस एक विशाल महाद्वीपीय देश है और समुद्र तट तक इसकी सीमित पहुंच के कारण इसके प्रतिपक्षियों द्वारा समुद्र तक पहुंच को बाधित किया जाता रहा है। और खास करके जो अनावृत आर्कटिक क्षेत्र है रूस के लिए नए अवसर के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन उनमें से अधिकांश संभावनाएं अभी लंबे समय में आने वाली होगी। अभी आपने देखा होगा ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, जो इसने कहा कि अनावृत जो आर्कटिक क्षेत्र है वह रूस के लिए नई संभावनाओं को तैयार कर रहा है। जरा यह देखिएगा कि रूस के लिए यह क्या महत्वपूर्ण हो जाता है। मान लीजिए इस क्षेत्र की बात की जा रही है, इस क्षेत्र से अगर बर्फ पिघलता है, रूस इस क्षेत्र से निकल नहीं सकता क्योंकि यहां से बर्फ भरा पड़ा है, तो यहां पर मजबूरी है कि बर्फ को काटते हुए उसको उत्तरी अटलांटिक महासागर होते हुए ही यहां पर हिंद महासागर में आना पड़ेगा। यह रास्ता अब खाली हो रहा है क्योंकि यहां से बर्फ का पिघलना जारी। तो रूस हर साल ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का बैठक करता है ताकि इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ को बनाए रखें, इस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो, और इस क्षेत्र का अगर आर्थिक विकास होता है तो यहां पर एक प्रकार से व्यापारिक हब भी बनेगा और रूस के लिए एंट्री नया पॉइंट तैयार हो पाएगा। रूस इस दिशा में प्रयास कर रहा है, लेकिन ऐसे घूम के आना तो वाकई मुश्किल हो जाएगा। जबकि यहां पर देखेंगे कि आप संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, यहां पर देखेंगे कि ब्रिटेन भी यहां पर बैठा हुआ है। बहुत मुश्किल होता है अपने सैन्य जहाजों को आप लेकर के मूव करते हैं, तो यहां रूस के लिए अब आवश्यक होगा कि इस क्षेत्र का विकास करें और अपने प्रभाव क्षेत्र में यहां से होते हुए ये इस क्षेत्र से एंट्री करना चाहेगा ताकि इमीडिएट यहां पर इसका सहायक मिल जाएगा। पाकिस्तान यहां पर बैठा हुआ है, ये इसको हिंद महासागर में एंट्री देने में मदद कर देगा। अगर पाकिस्तान के थ्रू आता है तो यहां रूस के लिए ज्यादा सरल हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि रूस अभी इतना खुल करके पाकिस्तान के पक्ष में जाना नहीं चाहता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति उसके अनुकूल अभी उतनी नहीं हुई है जितना कि वह अपेक्षा रख रहा है। क्योंकि अगर रूस पाकिस्तान के साथ खुल करके आता है तो भारत की दोस्ती को खोने का डर है, और भारत हिंद महासागर में कभी भी रहेगा तो एक विशाल क्या होगा, विशाल ही शक्ति बनी रहेगी। ठीक है ना। व्लादिमीर पुतिन ने इस समुद्र में कमजोर स्थिति के बावजूद अपनी मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया है। हालांकि यह स्थापित तथ्य है कि रूस हिंद महासागर में कभी भी हावी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि निश्चित रूप से इस क्षेत्र में रूस ने जो अपनी रणनीतिक क्षमता है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं था, तो तब तक यहां पर अमेरिका बहुत अधिक हावी हो चुका है। लेकिन अब इसीलिए वह क्या कर रहा है, चाइना का सहयोग ले रहा है। इसका पहला कारण है मॉस्को दुनिया के प्रमुख हथियार निर्यातकों में से एक है और इस चीज ने इसे हिंद महासागर में क्षेत्र में प्रभावी बनाने का काम किया। थोड़ा सा पीछे एक दो लाइन और आप समझिएगा, नहीं तो आपको क्या होगा कि थोड़ा सा आपको समझना मुश्किल होगा। देखिए यहां पर बार बार कहा जा रहा है कि रूस की पहुंच को यहां पर बाधित किया जा रहा है। रूस अपने सीमित आर्थिक संसाधनों से भी विवश है और दूसरी तरफ चीन, जापान, यूरोप और अमेरिका की आर्थिक स्थिति इस क्षेत्र के बेहतर है। ऐसे में हिंद महासागर निश्चित रूप से मॉस्को की समुद्री प्राथमिकताओं में सबसे ज्यादा ऊपर नहीं रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस कमजोर कड़ी को दूर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी रूस के लिए यहां पर महत्वपूर्ण होगा कि आपके लिए वह स्थिति बरकरार रखना जो कि रूस ने बल्कि अमेरिका ने जिस स्थिति को बरकरार रखा है वह आपके लिए वाकई मुश्किल होने वाला है। लेकिन यहां पर रूस ने अपनी रणनीति को परिवर्तित कर दिया है। रूस ने कह दिया कि जो छोटे छोटे देश हैं उस पर अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया जाए। जब शीत युद्ध का दौर लास्ट चल रहा था उस समय भी जो तृतीय विश्व के देश थे, यानी थर्ड कंट्री उसको कहते हैं, जो रूस अमेरिका से अलग है या उनके प्रभाव क्षेत्र से या जो नव स्वतंत्र देश हैं उसकी बात करते हैं तृतीय विश्व के रूप में, जो कि एकदम से अल्पविकसित देश हुआ करते थे और इस पर प्रभाव जमाना बड़ा आसान था। तो अब जाकर के रूस ने अपनी रणनीति को बदला है और हिंद महासागर में आने के साथ इन देशों पर हाइब्रिड वॉर तकनीकी का मदद से हावी होने की कोशिश की है। देखिए
इसका फिर क्या कहता है कि रूस क्यों हिंद महासागर में आगे बढ़ना चाहता है, यह सवाल उत्पन्न होता है। तो इसका पहला कारण है कि मास्को क्या करेगा, मास्को दुनिया के प्रमुख हथियार निर्यातकों में से एक है और इसी चीज ने इसे हिंद महासागर के क्षेत्र में प्रभावी बना दिया है। रूस इसलिए आगे बढ़ना चाहता है कि हम छोटे कंट्रीज में अपने हथियारों को बेच सकें। और छोटे कंट्रीज हथियार क्यों खरीदेंगे, क्योंकि उसने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। जैसे दूसरा क्या है, बशर अल असद सरकार, जो सीरिया की सरकार हुआ करती थी, उसको बचाने में रूस ने जिस प्रकार से सैन्य हस्तक्षेप किया और जिस प्रकार से वहां सफलता भी पाई कि बशर अल असद सरकार के ऊपर पूरे मित्र सेना ने, पूरे नाटो सेना ने बमबारी की, लेकिन फिर भी बशर अल असद सरकार गई नहीं और वहां पर अभी भी जम करके खड़ी है। इस बात ने, इस जो डेमोन्स्ट्रेशन ने है, इसने रूस को एक बहुत ही प्रभावी बना दिया उन देशों के लिए। ध्यान से समझिएगा कि दूसरा कारण क्या है, बशर अल असद को बचाने में सीरिया में रूस के हस्तक्षेप की, सैन्य हस्तक्षेप की सफलता ने नागरिक युद्ध से निपटने के लिए संघर्षरत कई देशों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। यानी वैसे देश जैसे बशर अल असद की सरकार क्या है, एक गृह युद्ध से जूझती हुई सरकार है सीरिया में, उसको रूस ने प्रोटेक्ट किया, बचा लिया। तो वैसे देश जो कि अपने गृह युद्ध से जूझ रहा है, उसको अब रूस को भारे पर लेना बड़ा आसान लगेगा कि भाई अपनी सरकार बचानी है तो रूस के चरण में चले जाओ, रूस आपकी सरकार को बचा लेगा, क्योंकि रूस एक परमाणु ताकत है, सैन्य ताकत है। और इसके बदले क्या करेगा, रूस उसको अपने हथियारों की बिक्री करेगा। रूस के लिए जरूरी हो गया है ना, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी पिछड़ती जा रही है। तो रूस ने वैसे देशों को टारगेट कर लिया जहां की नागरिक असंतोष है, जहां जन असंतोष है, लगातार वहां पर विद्रोह होते रहते हैं सरकार के खिलाफ। तो वैसे सरकारों ने रूस की सेवा प्राप्त कर ली ताकि वैसे सरकारों को बचाया जा सके अपने नागरिक असंतोष से। और अगर रूस की सेना आ जाती है, रूस के प्रक्षेपास्त्र आ जाते हैं, रूस की तकनीकी आ जाती है, रूस के संचार के साधन आ जाते हैं, रूस की जासूसी प्रणाली आ जाती है, तो वैसे देश के लिए निपटना जरूर होगा। जैसे कि आप देखते हैं रूस के द्वारा जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैला जाएगा, तो छोटे देशों के पास तो इतनी ताकत होती नहीं है। तो यहां रूस का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि रूस ने वैसे अशांत देशों को प्रोटेक्ट करना प्रारंभ कर दिया जो अपने नागरिक असंतोष से जूझ रहा था, और रूस यहां पर लोकप्रिय होता चला गया। कैसे कि उसने एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया था बशर अल असद की सरकार को बचाने में सीरिया में। मध्य अफ्रीकी गणराज्य, लीबिया, मोजाम्बिक जैसे छोटे छोटे देश देखेंगे, खास करके अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह, वहां पर आप देखेंगे जैसे मध्य अफ्रीकी गणराज्य, लीबिया और मोजाम्बिक जैसे देशों में रूस की बढ़ती सुरक्षा भूमिका पर, जिसमें हालिया रिपोर्ट में क्या कहा गया है, जो हाइब्रिड वॉर को ध्यान रखिएगा, बलों की सफल उपयोग को दिखाया गया है, जिसके प्रमाण है कि सभी देश अब यहां पर रूस की तरफ झुकते जा रहे हैं, छोटे देश। अब यह हाइब्रिड वॉर क्या होता है? हाइब्रिड वॉर वह होता है जो सीधे सीधे युद्ध नहीं किया जाएगा, लेकिन यह क्या करेगा, युद्ध से कम भी नहीं होगा। यह कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल टूल्स ऑफ वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉर क्या होता है? कंबाइंड और कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल टूल्स ऑफ वॉरफेयर। जैसे हम स्पेशल फोर्स को भेज सकते हैं, जैसे इरेगुलर फोर्स को भेज सकते हैं, सादे वेश में अपनी सेना को उतार सकते हैं, जैसे सपोर्ट फॉर लोकल अनरेस्ट को दे सकते हैं, या सरकार को हटाना है तो लोकल अनरेस्ट को हम सपोर्ट कर दें या उसको सपोर्ट ना करें, दोनों बातें हो सकती है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपगंडा, सोशल मीडिया पर प्रोपगंडा फैलाना सरकार के खिलाफ या सरकार के विरोधियों के खिलाफ, या डिप्लोमेसी को भी यहां पर करना, क्योंकि यहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता मिली हुई है। साइबर अटैक किया जा सकता है, हैक किया जा सकता है, इकोनॉमिक वॉरफेयर चलाया जा सकता है, रेगुलर मिलिट्री फोर्स भी भेजा जा सकता है। जब इन सभी चीजों को मिलाते हैं, यह हाइब्रिड वॉर की तकनीकी बनती है। और इस हाइब्रिड वॉर में जिस प्रकार से रूस ने हाल के दिनों में महारत हासिल की है, वह सभी अनरेस्ट जो भी देश है जहां की नागरिक असंतोष उत्पन्न हो रहा है, उसके लिए रूस समझिए कि दादा बनकर के उभर गया है। और यही रूस ऐसा है जो उसके सत्ता को बचा पाएगा, ऐसा लोग सोच पा रहे हैं। तो यह रूस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो आपको जब प्रश्न पूछा जाएगा तो हाइब्रिड वॉर टेक्नोलॉजी पर जरूर पूछा जाएगा। ये ग्राफिक्स आप जरूर याद रखेंगे। आज मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं, बहुत अफसोस है, लेकिन हां, क्लास आप जरूर इसको बार बार देखिएगा ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ऐसे मुद्दे जनरली उठ नहीं पाते हैं नॉर्मल क्लास में।
तीसरा क्या है, रूस विशेषाधिकार प्राप्त किया है सैन्य पहुंच हासिल करने के लिए इस क्षेत्र में अब नई सुरक्षा भूमिका का उपयोग कर रहा है। हालांकि हिंद महासागर में इसका कोई नौसैनिक अड्डा नहीं है, लेकिन किसी एक को प्राप्त करना शायद इसकी उच्च प्राथमिकता होगी, यानी किसी ऐसे हिंद महासागर के देशों से समझौता किया जाए जहां की रूसी नौसैनिक अड्डे को स्थापित किया जाए। हो सकता है कि वह श्रीलंका भी हो सकता है कि वह दक्षिण अफ्रीका भी हो सकता है कि वह पाकिस्तान भी हो। तो मे बी पॉसिबल आगे चल करके अब देखेंगे रूसी नौसैनिक अड्डा इन क्षेत्रों में स्थापित हुआ जा रहा है, तभी जाकर के वह अपने जहाज को यहां पर रोक पाएगा जो युद्धपोत है, और यहां पर अमेरिका को चुनौती भी दे पाएगा। इस बीच रूस ने इस क्षेत्र में अपनी नौसेना की कूटनीति को आगे बढ़ाया है और इस क्षेत्र में बंदरगाहों का नियमित दौरा उसके नौसैनिक जहाज कर रहे हैं ताकि रिश्तों को बढ़ाया जा सके। हालांकि ऐसी कवायद पहले भी होती रही थी भारत के साथ, लेकिन भारत अब इस एजेंडे में शामिल नहीं है। यहां पर भारत के अलावा अन्य देश है। चौथा क्या है कि रूस एक अस्थायी सदस्य है यूएनएससी का, जहां मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर पश्चिमी दबाव के खिलाफ प्रोटेक्शन कर सकता है वैसे देशों का जो रूस के पक्ष में है। जैसे आपको पता है कि भारत के खिलाफ जितने भी प्रस्ताव लाए गए थे यूएनएससी में शुरुआत के दिनों में, जब भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे थे, तो रूस ने हमेशा उसको वीटो कर दिया था। और जब भी मौका लगा रूस ने जरूर सहयोग भारत को किया था यूएनएससी में, क्योंकि वह परमानेंट मेंबर है। उसमें भारत और अमेरिका एक जैसी सोच नहीं रखते थे, तो यहां पर रूस ने वाकई सहायता की थी। तो जब रूस के पास यह क्षमता है कि यूएनएससी का ये परमानेंट मेंबर है, वीटो पावर रखता है, तो अगर कोई देश अपने हिसाब से, खास करके पश्चिमी देश अमेरिका सहित यूरोप, अगर किसी वैसे देश की जहां की सिविलियन अनरेस्ट चल रहा है, वहां अगर आलोचना करने के लिए यूएनएससी में कोई प्रपोजल लाता है तो उसको वीटो तो कर ही सकता है। यह भी तीसरे देश को यह भी पता चलता है कि रूस तो बड़ा पावरफुल है, इसके पास युद्ध करने की तकनीकें हैं, परमाणु अस्त्र है, युद्धपोत है, बड़े बड़े राइफल है और अच्छे खासे सैनिक हैं। तो ये अच्छे खासे साइबर वॉर तक करने की तकनीक है, अंतरिक्ष में भेजने की ताकत है। तो ऐसे देश को मित्र बनाना कौन भी वह देश नहीं चाहेगा जो कि अभी इस क्षेत्र में विकसित नहीं हो पा रहा है और उसकी सत्ता पर हमेशा संकट के बादल मंडराते रहे। यहां पर क्या किया रूस ने इन चीजों को सहारा लिया और यूएनएससी में भी अपनी क्षमता को दिखाया ताकि अन्य जो छोटे छोटे देश हैं उनकी क्षमता का लोहा मान सकें और आगे बढ़ सके। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के सिद्धांत के लिए मॉस्को का मजबूत समर्थन कई अफ्रीकी देशों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां की लगातार ऐसे अनरेस्ट चलते रहते हैं। और अंत में रूसी ऊर्जा और खनिज कंपनियां लिटरल के कई हिस्सों में संसाधन विकास के लिए महत्वपूर्ण विकल्प प्रदान करती है। यह भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है रूस की क्षमता को बढ़ाने के लिए। अब भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, भारत इसमें क्या अपने आप को पाता है? यह तो तय है कि अगर रूस अलग से आता, अकेले आता, तो भारत के लिए उतनी समस्या नहीं होती। लेकिन रूस ने ना सिर्फ चाइना को लिया, पाकिस्तान को लिया, अफगानिस्तान को लिया और बांग्लादेश को भी लिया। हो सकता है कि आगे चल करके म्यांमार भी उसके हिस्से आ जाए। तो भारत के लिए वास्तव में एक चुनौती सी तो है ही। इसलिए आपको भारत ने जो अभी क्वाड समिट हुआ था यूएनएससी के बैठक में 25 सितंबर को, उसमें भारत ने बार बार कहा था, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि भाई हिंद प्रशांत क्षेत्र को कभी सैनिक अड्डा मत बनने दो, इसमें मुक्त आवाजाही होना चाहिए, कोई भी यहां पर नौसैनिक गतिविधियां ना करे या कम से कम करें। तो भारत के लिए क्या है, एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाता है और सोचनीय मुद्दा भी हो जाता है। हिंद महासागर में रूसी सक्रियता के क्षेत्र में उभरती हुई बहुध्रुवीयता के लिए एक स्वागत योग्य कदम होता, लेकिन यहां पर चूंकि चाइना के साथ है तो चाइना के लिए दिक्कत है। भारत ने बहुत हर संभव प्रयास किया है मॉस्को से S-400 मिसाइलों की खेप को खरीदा जाए ताकि भारत का पक्ष मजबूत हो सके, क्योंकि जो रूस चाह रहा है वह तो प्राइमरी तौर पर ही तो अपने हथियारों को बेचना चाह रहा है। तो भारत ने अमेरिका के विरोध के बावजूद भी वह हथियार खरीदा, लेकिन रूस की महत्वाकांक्षा कुछ थोड़ी सी और बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। क्या कर रहा है कि मॉस्को ने S-400 मिसाइलों की नई दिल्ली खरीद और वाशिंगटन के प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप खतरे के है, लेकिन फिर भी भारत ने क्या किया, इसको प्रभावी तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ है। अब भारत के लिए समस्या यह है कि किस प्रकार से रूस के साथ आगे बढ़ाया जाए, रूस के साथ इस संबंधों को आगे बढ़ाया जाए। हो सकता है कि हाल के दिनों में नवंबर दिसंबर में फिर से बैठक होने वाली है रूसी राष्ट्रपति के साथ। अभी जो ईस्टर्न इकोनॉमिक समिट हुआ था उसमें भारत ने रूस की बड़ी भूरी तारीफ की थी और बहुत बड़ी मदद की घोषणा की थी ईस्टर्न क्षेत्र के विकास के लिए, यानी फार ईस्ट क्षेत्र के, यानी सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए भारत ने बहुत अधिक सहायता की घोषणा भी की हुई थी।
देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण बातें जो होती है, ऐसी महत्वपूर्ण बातें कोई एक दिन में एग्जीक्यूट नहीं होती है, इसमें 10 साल लगते हैं। लेकिन जब चर्चा में यह मुद्दा आता है तो हमारे लिए प्रश्न भी बना देता है। जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो ध्यान रखिएगा वह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि जब एग्जीक्यूशन हो रहा होता है तब, यानी यूपीएससी उस प्रश्न को ज्यादा उठाती है जो अभी चर्चा के केंद्र में रहा हो। तो कभी भी ऐसे टॉपिक को आप तैयार करें तो मुख्य परीक्षा के लिए तैयार करें, और मुख्य परीक्षा के लिए अगर हम लोग ऐसे 400-500 टॉपिक को तैयार कर पाने में सफल हो जाते हैं, मैं तो हर बार जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है तो उसमें हर बार मैं ऐसे टॉपिक को उठाता हूं। जो पहला टॉपिक वही होता है, और फ्राइडे को मैंने प्रयास किया है कि आपके लिए छोटे टॉपिक को उठाऊं ताकि छोटे टॉपिक भी ना बचें, बड़े टॉपिक भी ना बचाएं, एक कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए। इसलिए मैंने उस प्रोग्राम का नाम ही रखा है रीड, थिंक एंड प्रैक्टिस। यहां पर प्री की भी प्रैक्टिस करते हैं, मेंस की भी प्रैक्टिस हम लोग साथ कर लेते हैं। प्री कम मेंस की तैयारी वर्चुअली ऐसे ही होती है, ना अलग से आप पीटी की तैयारी कर सकते हैं, ना अलग से मेंस की तैयारी कर सकते हैं, दोनों तैयारी होगी तो साथ ही होगी, ध्यान रखिएगा। इसलिए आपके लिए ऐसे टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मैं ऐसे ऐसे टॉपिक को चुन करके लाता हूं क्योंकि रोज 15 से 20 आर्टिकल बनते चले जाते हैं। कितनों को पढ़ाया जाए, कितनों को आप पढ़ेंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है एज ए टीचर भी और एज ए स्टूडेंट भी आपके लिए कि सभी आर्टिकल पर कितना फोकस किया जाए। जरूरी नहीं है कि सभी में क्रक्स ही हो। जैसे कि आपने देखा ये सब मुद्दे अभी आईआर में आते आते, आईआर की बुक में आते आते बहुत देर लग जाती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि गाइड मत पढ़िएगा। आईआर वगैरह के गाइड को पढ़ते हैं तो आपके पास बहुत ही छिछला नॉलेज जाता है। इसके बदले आप आर्टिकल को देखिए, न्यूज़पेपर को देखिए, खुद से पढ़िए, खुद से समझिए तो ज्यादा बेटर है। और यहां से भी तो हम लोग बुक सपोर्ट देते हैं आपको। 20 बुक का सेट आपके लिए तैयार होता है जो करंट से बिल्कुल अपडेटेड होता है। उनमें इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है। आप ऐसे चीजों को ध्यान रखेंगे, पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज करेंगे, जैसा कि मैं बता रहा हूं, तो मुझे लगता है कि आपको सफलता अच्छी प्राप्त होगी। और सफलता जब प्राप्त होगी तो आपके मन में एक कॉन्फिडेंस जरूर होगा कि हां, पढ़ा है मैंने बड़े पूरे मन से और सफलता आएगी जाएगी जो भी होगा। लेकिन आपको इस बात का अफसोस कभी नहीं रहेगा कि मैंने शायद यह बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था। अगर मैंने तैयारी अच्छी की होती तो मेरा भी यहां से निकल जाता। अनअकैडमी का प्रयास किया है कि सभी टॉप मेंटर्स को आपके लिए यहां पर उपस्थित करे, आपकी सेवा में। उनकी बहुत बहुत सराहना करिए आप लोग, और मैं भी सराहना करता हूं, और ऐसे टॉपिक को मैं लाता रहूंगा। फिलहाल आप आज इस टॉपिक को देखिए, देखता हूं कल आपके लिए एक विशेष और भी टॉपिक लेकर के आता हूं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, टेक केयर।